रहीम स्टार्ट करते हैं गाइडिंग के चैप्टर 47 की पार्ट 2 की वीडियो को। पार्ट 1 की वीडियो के एंड में हमने ये डिस्कस किया था कि जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अगर कोई स्टिमुलस बहुत देर से आता ही जा रहा है तो रिसेप्टर आहिस्ता आहिस्ता उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है। और इस अडेप्टेशन की दो वजूहत थी। एक हमने कहा था जो रिसेप्टर है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है, जैसा कि हमने पेसिनियन कॉर्पसल का विस्कोइलास्टिक स्ट्रक्चर देखा था। और दूसरा हमने कहा था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उन एक्शन पोटेंशियल को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स की भी अकोमोडेशन होना शुरू हो जाती है। तो बहरहाल हमें ये बात पता चल गई कि रिसेप्टर्स अडेप्ट करते हैं। अब कुछ रिसेप्टर्स बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं, जैसा कि पेसिनियन कॉर्पसल हो गया, और कुछ रिसेप्टर्स अडेप्ट होते ही नहीं हैं या बहुत स्लोली अडेप्ट होते हैं। तो हम दो तरह के कहते हैं, एक हम कहते हैं स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं और दूसरा हम कहते हैं रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं। अब जो स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स हैं इनकी बेसिकली नेचर ही इस तरह की है। अगर ये जल्दी अडेप्ट कर गए तो बड़े मस्ती वाली बात है। सर मिसाल के तौर पे आपको जो पेन मिल रही है, अगर कोई टिश्यू कहीं से डैमेज हो रहा है, कहीं पे बर्निंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो आपको पेन की सेंसेशन मिलेगी और पेन की सेंसेशन मिलती रहेगी, आपको कंटिन्यूसली पेन फील होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर पेन फील हुई उसके बाद आप उस पेन का आदी हो गए, बस ठीक है अब आपको पता भी नहीं है। जिस तरह आप किसी स्मेल वाली जगह पर जाते हैं तो आपको एक दफ़ा अचानक बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो उसके आदी होते हैं और आप स्मेल को फील करना बंद कर देते हो। तो पेन का ऐसा तो नहीं है ना कि पेन को फील करना बंद कर दो, जाहिर सी बात है हमें ज़रूरत है। वेरी सिमिलरली जो मसल स्पिंडल्स होते हैं जो आपके मसल के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में ब्रेन को बता रहे होते हैं, ये भी जल्दी अडेप्ट नहीं करते। गोल्गी टेंडन एपरेटसेस होते हैं जो कि आपके टेंडन की, कोई टेंडन कितना स्ट्रेच हुआ हुआ है, कितनी टेंशन है, कितनी टोन है, इसके बारे में बता रहे होते हैं। तो ये भी जल्दी अडेप्ट नहीं करते। इसीलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका इस वक्त घुटना बेंड है नहीं बेंड, आपको अपनी सारी चीज़ों का पता होता है कि भाई मेरा कौन सा मसल कितना कॉन्ट्रैक्टेड है, मेरे कौन से टेंडन में कितनी टेंशन मौजूद है, ये सारी बातें हमें पता होती हैं क्योंकि ये वाले रिसेप्टर जल्दी अडेप्ट नहीं कर रहे। अच्छा, फिर मजीद एक और एग्जांपल देखिएगा। हमारा एक वेस्टिबुलर अपरेटस होता है इनर ईयर में। ये वेस्टिबुलर अपरेटस आपके बेसिकली हेड की जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में रोल प्ले कर रहा होता है। तो उसका जो मैक्यूला है वो बता रहे हैं उसके रिसेप्टर्स भी जल्दी अडेप्ट नहीं करते। इसीलिए आपको हर वक्त पता होता है कि आपका सर सीधा है या टिल्टेड है या क्या है क्या नहीं है। हम जिस चीज़ की हर वक्त की स्टेट को जानना चाहते हैं ना, वहाँ के रिसेप्टर्स स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं। सही के बाद उसके अलावा बेरो रिसेप्टर्स जो कि आपके आर्टीरियल प्रेशर को देख रहे होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स हो गए आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को देख रहे होते हैं। ये भी जल्दी अडेप्ट नहीं करते, ये अडेप्ट कर जाते हैं लेकिन एक दो दिनों तक, ठीक है, जल्दी अडेप्ट नहीं करते। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं जो कि जल्दी अडेप्ट नहीं करते, इनको हम कहते हैं टोनिक रिसेप्टर्स। सही के बाद ये किसी भी स्टेट के बारे में मुसलसल बॉडी को बताते रहते हैं कि भाई इस वक्त आपका हेड जो है वो टेढ़ा है, बताते रहते हैं, जल्दी अडेप्ट नहीं करते। नंबर 2 टाइप आती है यहाँ पर रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि हेयर रिसेप्टर्स। अब हेयर रिसेप्टर्स आपके सर के बाल हैं, कोई बंदा कंघी कर रहा है, आपके सर के बालों को एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर रहा है, आप फील करोगे। इसका मतलब है हेयर रिसेप्टर्स आपको बता रहे हैं कि भाई मूवमेंट हो रही है। लेकिन अगर मैंने बालों को यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, अब तकरीबन मतलब जब बाल मूव हो चुके हैं उसके बाद अब मैं अगर आपसे पूछूँ ना यार आपको पता है आपका सर के कौन से बाल किस डायरेक्शन में है, आप कहोगे नहीं, क्योंकि आपके बाल अब जिस भी डायरेक्शन में आ गए हैं हेयर रिसेप्टर्स अडेप्ट कर चुके हैं। हेयर रिसेप्टर्स अब कोई इंपल्सेस नहीं भेज रहे। जिस वक्त डायरेक्शन चेंज हो रही थी तब जरूर इंपल्सेस भेजी थी कि भाई डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन जब डायरेक्शन वगैरह मतलब जब चेंज होना बंद हो गई तो फ़ौरन वो अडेप्ट हो गए। उन्होंने कहा बस ठीक है गोली मारो, हम क्यों इंपल्सेस भेजते रहे। तो ये होते हैं रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स। इसकी और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, पेसिनियन का वो आपको बता रहे हैं, कुछ प्रेशर रिसेप्टर्स इस तरह के होते हैं। तो रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स को हम फेजिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं, रेट रिसेप्टर्स भी कहते हैं, मूवमेंट रिसेप्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वाले रिसेप्टर्स आपने देखा मूवमेंट बताने में रोल प्ले करते हैं। हेयर जब मूव कर रहे थे तब ये सिग्नल्स भेजते हैं, जब मूव कर गए नई डायरेक्शन आ गई फिर नहीं भेजते। तो ये वाले रिसेप्टर्स खास तौर पे जब भी कोई मूवमेंट हो रही हो, जब भी कोई चेंज आ रही हो, तो चेंज बताने में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब ये जो रेट रिसेप्टर्स हैं इनका एक प्रेडिक्टिव फंक्शन उन्होंने कहा होता है। प्रेडिक्टिव फंक्शन किस तरह से होता है यार देखो, मिसाल के तौर पे जब आप भाग रहे होते हो तो भागते हुए अब आपने मुड़ना शुरू करना है, तो अभी हल्का सा एक कदम आपका टेढ़ा होगा ना, तो ये वाले रिसेप्टर्स बताते हैं कि जी चेंज इन डायरेक्शन आ रही है। या वेस्टिबुलर अपरेटस बताता है कि सर जो है वो मुड़ना शुरू हो गया है। अब जब चेंज के बारे में ब्रेन को पता चलता है तो ब्रेन थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर लेता है कि यार अगर अभी इतनी चेंज आ रही है और ये बंदा इतनी स्पीड से भाग रहा है, इसका मतलब है थोड़ी देर बाद हम इतना टर्न कर जाएंगे। और इसी प्रोडिक्शन की वजह से ब्रेन अपनी जो अब सही बात है आपने टर्न करना है, टांगों ने मुड़ना है, सारा कुछ होना है, सारा कुछ कोऑर्डिनेटेड रहता है ना। ऐसा नहीं तो आप मुड़ने लगें, टांगे एक दूसरे में टकरा जाएं, लड़खड़ा जाएं आप और फिर आप सीधे हों। तो वो अल्लाह का शुक्र है ब्रेन ने प्रिडिक्ट किया हुआ होता चीज़ों को। वेरी सिमिलरली आप सोचो कि आप कभी काफ़ी तेज़ भाग रहे हो, ठीक है, और भागते हुए आपका सामने कोई एक कांटा पड़ा हुआ है, ठीक, आप पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हो कि मैं जिस स्पीड से भाग रहा हूँ मेरा पाँव इस कांटे पे गिरेगा या मेरा पाँव कोई साइड शोल्डर पे लगना है। समझ गए बात को। या आप कभी ट्रैक पर जॉगिंग कर रहे हो और रास्ते में कोई गड़ा हो तो आपने प्रिडिक्ट किया हुआ होता है, आपको पता होता है कि इसमें मेरा पाँव आएगा या नहीं आएगा। अगर ब्रेन प्रिडिक्ट कर ले कि आएगा तो आप पहले से ही अपना स्टेप थोड़ा सा साइड पे कर लेते हो।
तो ये जो प्रेडिक्टिव फंक्शन है ये हमारे रेट रिसेप्टर्स की वजह से है, जो कॉन्टिन्यूसली बता रहे होते हैं कि इस वक्त क्या चेंज आ रही है, जो कॉन्टिन्यूसली किसी मूवमेंट के बारे में बता रहे होते हैं। तो रेट रिसेप्टर्स मूवमेंट को बताने में रोल प्ले करते हैं, वंस आप मूव करके उसके बाद इनका काम खत्म है। और ये जो स्लोली अडैप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं ये किसी भी स्टेट की, किसी भी ऑर्गन की जो कॉन्टिन्यूस स्टेट है, कॉन्ट्रैक्टेड है, 2 घंटे से कॉन्ट्रैक्टेड, तो वो उसके बारे में बताते हैं। तो ये हमने देख लिया 2 तरह की अडेप्टेशंस को और इन दोनों की सिग्निफिकेंस को देख लिया, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम देखते हैं नर्व फाइबर्स की थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन है। बात असल में ये हमारी बॉडी में नर्व फाइबर्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, कुछ बहुत रैपिडली ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, कुछ काफ़ी स्लोली ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। जिन नर्व फाइबर्स के बड़े बड़े डायमीटर होते हैं, एक्सॉन का बड़ा डायमीटर होता है, वो रैपिडली ट्रांसमिशन करते हैं। जिस तरह आपकी जो सड़कें खुली खुली होती हैं, जो मेन रोड होती हैं, वहाँ पर ट्रैफिक तेज़ होती है ना, क्योंकि देखिए वजह हिंड्रेंसेस कम होती हैं, तो चौड़ी रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तेज़ होती है। और जो पतली पतली गलियाँ होती हैं उनमें ट्रैफिक स्लो होती है। वेरी सिमिलरली आपके जो एक्सॉन्स हैं, जो बड़े डायमीटर के एक्सॉन्स हैं उनमें स्पीड ज़्यादा होती है, छोटे डायमीटर वालों में स्पीड कम होती है। तो फिर कुछ एक्सॉन्स माइलिनेटेड होते हैं, कुछ अनमाइलिनेटेड होते हैं। तो यानी कि स्पीड के हिसाब से काफ़ी किस्मों के हैं। तो हम इनको क्लासीफाई करते हैं नर्व फाइबर्स को, हम कहते हैं जी जो नर्व फाइबर्स माइलिनेटेड हैं, ठीक है। अभी हम जनरल क्लासिफिकेशन देखने लगे हैं। जो नर्व फाइबर्स माइलिनेटेड हैं उनको हम कहते हैं ये हो गए हमारे पास टाइप ए, और जो नर्व फाइबर्स माइलिनेटेड नहीं हैं, जाहिर बात है वो स्लो होंगे, उनको हम कहते हैं कि ये हो गए नर्व फाइबर्स टाइप सी। सही होगी बात, टाइप ए और टाइप सी। अब जो माइलिनेटेड वाले हैं उनमें भी मुख्तलिफ स्पीड्स हैं, कुछ माइलिनेटेड हैं जल्दी पहुंचाते हैं, कुछ माइलिनेटेड थोड़ा स्लो पहुंचाते हैं, तो मुख्तलिफ स्पीड्स आ रही हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर अच्छा पहले तो टाइप ए और टाइप सी की एग्जाम्पल देखो यार। अगर किसी जगह पे कोई गर्माइश हो तो वार्मथ के बारे में सिग्नल्स बहुत स्लोली आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं। किसी जोड़ों में दर्द हो तो ये ऐसे तो नहीं ना विद इन अ सेकंड ब्रेन में मैसेज पहुंचे कि भाई दर्द शुरू हुआ है, नहीं, स्लोली काम होता है। तो ये वाले टाइप सी इसके लिए चल जाते हैं। वैसे तो टाइप सी भी 2 घंटे नहीं लेते मैसेज को पहुंचाने में, ये कह लो 1 सेकंड ले लेंगे, ये आपके पास 0.00 पता नहीं कितना मिली सेकेंड लेंगे। सही, इस तरह किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगा है तो वो टाइप ए नर्व फाइबर लेके जाएंगे, मैसेज को फ़ौरन ब्रेन को बताएंगे और फ़ौरन ब्रेन से मैसेज आएगा कि यार इस हाथ को हटा लो, या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा कि भाई इस हाथ को हटा लो। तो जो रैपिड ट्रांसमिशन के लिए टाइप ए हो गए, स्लो वालों के लिए टाइप सी हो गया। सही, अब रैपिड ट्रांसमिशन में भी कुछ ज़्यादा रैपिड है, कुछ कम रैपिड है। तो टाइप ए को भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू टाइप ए अल्फ़ा, टाइप ए बीटा, टाइप ए गैमा और टाइप ए डेल्टा। सही होगी बात। तो हमारे पास टाइप ए की भी फर्दर 4 किस्में आ गई। तो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स में हमारे पास टोटल 5 किस्मों के होते हैं, टाइप ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गैमा, ए डेल्टा और टाइप सी। सही होगी बात, ये वाली क्लासिफिकेशन समझ में आ गई हमें। अब हमने एक और मेथड यूज़ किया न्यूरॉन्स को क्लासीफाई करने के लिए, न्यूरॉन्स की स्पीड्स को देखने के लिए। जब हमने वो दूसरा मेथड यूज़ किया ना, तो उस मेथड में हमने ये देखा कि ये जो टाइप ए अल्फ़ा है इसमें भी 2 तरह के आ रहे हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा तेज़ आ रहे हैं, कुछ थोड़े स्लो आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमने नया मेथड यूज़ किया ना, इस मेथड के मुताबिक टाइप ए अल्फ़ा के 2 अलग अलग आ रहे हैं, और टाइप बीटा और टाइप गैमा इन दोनों को वो ज़रा सिमिलर किस्म का समझ रहा था, इन दोनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा था। तो हमने कहा कि यार हम चलो एक और क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गई जनरल क्लासिफिकेशन, ये बिल्कुल सही क्लासिफिकेशन है, लेकिन अब एक और क्लासिफिकेशन है। वो क्या है? उस क्लासिफिकेशन में हम कहते हैं कि कुछ फाइबर्स हैं ग्रुप 1A, कुछ हैं ग्रुप 1B। अब ग्रुप 1A में ए अल्फ़ा के तेज़ वाले फाइबर्स आते हैं, यानी इसमें ए अल्फ़ा के कुछ फाइबर्स आ रहे हैं। ग्रुप 1B में ए अल्फ़ा के थोड़े स्लो वाले फाइबर्स आते हैं। सही होगी बात। यहाँ पे आपके पास आ रही है, ये आप याद कर लीजिएगा, एनोस्पायरल एंडिंग ऑफ मसल स्पिंडल्स। वैसे जब चैप्टर 55 पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि मसल स्पिंडल में कहाँ पे टाइप 1A होता है, कहाँ पे टाइप 2 होता है, कहाँ पे टाइप 1B होता है। मसल में हम इन तीनों को डिस्कस कर रहे होते हैं। सही होगी बात। खैर एनीवेज, टाइप 1A में भी आप ये अब दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। टाइप ग्रुप 1A उसमें ए अल्फ़ा के तेज़ वाले, ग्रुप 1B ए अल्फ़ा के स्लो वाले, फिर ग्रुप 2 इसमें हमारे पास ए बीटा भी आ जाता है और ए गैमा भी आ जाता है, ए बीटा भी आ जाता है और ए गैमा भी आ जाता है। फिर आपके पास ग्रुप 3 इसमें हमारे पास ए डेल्टा वाले फाइबर आ जाते हैं। सही होगी बात। यहाँ पर बताया ए डेल्टा वाले फाइबर जो कि टेम्परेचर, क्रूड टच और प्रिकिंग पेन इन चीज़ों को लेके जाते हैं। और फिर हमारे पास आता है ग्रुप 4, ग्रुप 4 हमारे पास टाइप सी फाइबर आ जाते हैं। तो ये इस क्लासिफिकेशन में टाइप ग्रुप 1A, ग्रुप 1B, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ये एक क्लासिफिकेशन हो गई, और ये हमारे पास जनरल क्लासिफिकेशन हो गई। तो 2 तरह की क्लासिफिकेशन की हुई हमने, ये आप देख लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत अपने मजीद इन क्लासिफिकेशन को समझना है, कोई इसमें ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। लो जी, अब यहाँ पे वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कर रहे हैं। जो भी स्टिमुलस, जो भी सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुँच रहा है, एक तो ब्रेन चाहता है उसको पता चले कि ये किस चीज़ का स्टिमुलस है, कौन सी सेंसेशन है।
कोई लाइट आई है या कोई पेन हो रही है या कोई वार्मथ है, तो हमने देखा था इस चीज़ के लिए एक तो डिफरेंशियल सेंसिटिविटी रिसेप्टर होते हैं, यानी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर होते हैं, और दूसरा लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल होती है कि हर रिसेप्टर एक पर्टिकुलर रास्ता यूज़ करता है जिससे ब्रेन को पता चल जाता है कि ये किस चीज़ का स्टिमुलस है। सही होगी बात, ये स्टिमुलस है क्या। अब एक और चीज़ भी हमारा ब्रेन जानना चाहता है कि ये फलाना स्टिमुला कितना किस इंटेंसिटी का है। मिसाल के तौर पे ये तो पता चल गया कि कोई ठंडी चीज़ लग रही, कितनी ठंडी है, थोड़ी ठंडी है, ज़्यादा ठंडी है। कोई पेन हो रही है, कितनी पेन, थोड़ी पेन, ज़्यादा पेन। आवाज़ आ रही है, आहिस्ता आवाज़ है, ऊंची आवाज़ है। तो यानी कि हम इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस भी जानना चाहते हैं। टाइप ऑफ स्टिमुलस पता चल गया कैसे पता चलता है, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस भी जानना चाहते हैं। पार्ट 1 की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टिमुलस की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है, स्टिमुलस उतना ही ज़्यादा रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप करता है, और जितना ज़्यादा रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप करेगा उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स डेवलप होते चले जाएंगे। तो जब आपके ब्रेन के पास एक ही न्यूरॉन ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल को लेकर आ रहा होगा, कहाँ डिस्कस किया था, यहाँ पर डिस्कस किया था हमने। मैंने कहा था जब ज़्यादा स्टिमुलस आएगा तो ज़्यादा एक्शन ज़्यादा रिसेप्टर पोटेंशियल बनेगा, और ज़्यादा रिसेप्टर पोटेंशियल बनने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल लेके जाएगा ये वाला न्यूरॉन। तो ये जब ढेर सारे एक्शन पोटेंशियल्स जाएंगे तो ब्रेन में ये सारे एक्शन पोटेंशियल्स ऐड ऑन होते चले जाएंगे, सम होते चले जाएंगे, और ब्रेन को पता चलेगा कि ये स्टिमुलस काफ़ी ज़्यादा ज़ोर का है। तो एक तो स्टिमुलस की इंटेंसिटी हमें पता चली इस वाली समेशन से। एक ही नर्व फाइबर से जो सक्सेसिव आ रहे होते हैं, इस समेशन को क्या कहते हैं हम, टेम्पोरल समेशन। अगर एक ही नर्व फाइबर से सक्सेसिव एक्शन पोटेंशियल्स आ रही हो तो वो एक्शन पोटेंशियल्स ऐड ऑन हो जाते हैं, इस समेशन को बना देते हैं टेम्पोरल समेशन। तो एक तो हमें स्टिमुलस की इंटेंसिटी का पता चल गया है टेम्पोरल समेशन की मदद से। दूसरा हमें स्टिमुलस की इंटेंसिटी का पता चलता है स्पेशियल समेशन से। अब स्पेशियल समेशन क्या है, इसको थोड़ा सा आपने समझना है। यार हमने पहले एक चीज़ डिस्कस की थी, आपको याद होगा, हमने नर्व एंडेंस की कई एग्जांपल्स पढ़ी थी, या आपके रिसेप्टर की कई एग्जांपल्स पढ़ी थी, जिसमें से मैंने बताया था पेन के लिए आमतौर पर ये वाली होती है फ्री नर्व एंडिंग्स। सही की बात। तो अब होता बेसिकली क्या है कि आप समझ लो कि ये आपके पास एक सेंसरी रिसेप्टर है जो कि यहाँ से सिग्नल्स को रिसीव करके ऊपर लेके जाएगा। इस सेंसरी रिसेप्टर्स के आगे फ्री नर्व एंडिंग में काफ़ी सारी ब्रांचिंग हुई हुई है। सही, तो ये एक स्किन, ये समझ लो कि मेरा हाथ जो है ना ये स्किन है, तो ये स्किन है, स्किन को इसने आके इस तरह से इनरवेट कर दिया है, ये पूरी ब्रांचेस स्प्रेड हो गई हैं, मेरी स्किन को इनरवेट कर दिया है। तो अब अगर मैं अपनी स्किन के ऊपर देखूँ, अगर मैं यूँ करूँ अपनी स्किन को, तो मैं देखूँगा कि इस तरह से काफ़ी सारे नर्व फाइबर जो हैं वो यहाँ पर टर्मिनेट हो रहे होंगे। सही होगी बात। एक और चीज़ गौर कीजिएगा, इस नर्व फाइबर जहाँ पे आ रहा है दरमियान में इसकी ज़्यादा ब्रांचेज हैं, जैसे जैसे आप साइड पे हटते रहते हो तो इसकी ब्रांचेज कम होती चली जाती हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे ही होता है ना सिस्टम। कुछ आप दरख्त की शाख भी देखो, दरमियान में बहुत पत्ते होंगे, जैसे जैसे आप दरख्त से दूर जाते जाओगे तो जाहिर थोड़े पत्ते रहे। खैर नहीं, दरख्तों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, आप दरख्त से कन्फ्यूज़ ना हो जाना यार, अभी बस इसी को ध्यान में रखो आप। अच्छा ये आपके पास, अब मैंने जब स्किन के ऊपर देखा तो यूँ मुझे नज़र आया कि एक सेंसरी रिसेप्टर जो है वो इस तरह से एक स्किन में बहुत सारे उसके टर्मिनल्स मौजूद होते हैं। दरमियान में टर्मिनल ज़्यादा कंसनट्रेटेड हैं और ज़रा दूर देखो तो टर्मिनल्स कम कंसनट्रेटेड हैं। ये जो पूरा एरिया है स्किन का, ये पूरा एरिया, एक न्यूरॉन इस एरिया से सेंसेशंस को लेकर जा सकता है। तो आप कह सकते हो ये वाला जो पिंक न्यूरॉन है वो इतने बड़े एरिया से सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएगा। तो ये जो पूरा एरिया है ये इस पिंक न्यूरॉन की रिसेप्टर फील्ड है। सही होगी बात। तो एक नर्व फाइबर स्किन के जितने भी एरिया से सिग्नल्स को लेकर जा रहा होता है उसको हम कहते हैं रिसेप्टर फील्ड। रिसेप्टर फील्ड के दरमियान से बहुत ज़्यादा सिग्नल्स को लेकर जाता है और रिसेप्टर फील्ड की पेरीफ्री में बहुत थोड़े फाइबर्स हैं, लेकिन ओवरऑल स्किन का जो एरिया एक सेंसरी न्यूरॉन इनरवेट कर रहा है उसको हम कह रहे हैं रिसेप्टर फील्ड। गुड हो गई बात। अब ज़ाहिर ही बात है इस जगह पे सिर्फ ये एक न्यूरॉन नहीं है, यहाँ पे कोई और न्यूरॉन भी आ रहा होगा, उसकी भी रिसेप्टर फील्ड होगी, उसके भी फाइबर फैले हुए होंगे, यहाँ पे कोई और न्यूरॉन भी आ रहा होगा, उसके भी फाइबर फैले होंगे। तो अब अगर हम स्किन पे देखें हमें मुख्तलिफ न्यूरॉन्स मुख्तलिफ तरह के नज़र आते हैं। यहाँ पे देखिएगा पिंक वाले की समझ लो ये अपना स्किन के ऊपर मुझे मुख्तलिफ टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं। सही हो गया। तो पिंक वाला जो न्यूरॉन है उसकी ये बन रही है हमारे पास रिसेप्टर फील्ड। ये देख रहे हो, ये पिंक वाले नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे भी आपको। ये अब ये स्किन का वो एरिया है जहाँ से पिंक न्यूरॉन सेंसेशंस को लेकर जा सकता है। तो ये पिंक वाले की रिसेप्टर फील्ड है। वैसे बता रहे हैं रिसेप्टर फील्ड का डायमीटर तकरीबन 5 सेंटीमीटर तक होता है, यानी कि तकरीबन 5 सेंटीमीटर का एरिया होता है जहाँ से एक अकेला न्यूरॉन मैसेज को ले जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इस 5 सेंटीमीटर में सिर्फ एक ही न्यूरॉन होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। ये मैं इस तरह से कहना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी यहाँ पे ना मैंने कुछ फायरिंग के लिए बंदे खड़े किए हुए हैं। ये एक बंदा खड़ा हुआ है फायरिंग के लिए, ये दूसरा बंदा खड़ा हुआ है फायरिंग के लिए, ये तीसरा बंदा खड़ा हुआ है फायरिंग के लिए। ठीक है।
जब ये वाला बंदा फायरिंग करता है ना तो ये तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया में फायरिंग करता है, 10 10 10 10 10 10 10। मैं कहता हूँ ये बंदा बहुत अच्छा है, सिर्फ अपने सामने नहीं मारता बल्कि इस 5 फुट के एरिया में गोलियाँ मार रहा है। सही, ये 5 फुट जो है वो इस बंदे की रेंज है। ये जब पिंक वाला बंदा फायरिंग करता है ना तो ये सिर्फ अपने सामने फायरिंग नहीं करता बल्कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक फायरिंग करता है, 10 10 10 10 10 10। सही होगी बात। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस एरिया में ब्राउन वाला फायर कर रहा है वहाँ पे कुछ और फायर नहीं करेगा। भाई हो सकता है इस एरिया में ब्राउन वाला भी फायर कर रहा हो, पिंक भी फायर कर रहा हो। सही होगी बात। तो जिस जगह को ये पिंक वाला इनोवेट कर रहा है कोई और नर्व भी इसको इनोवेट कर सकती है, लेकिन बहरहाल हम कहते हैं कि पिंक वाला इस सारी जगह को तो इनोवेट कर ही रहा है। यानी इस सारी जगह में ब्राउन वाले की तो रेंज है ही है, हो सकता है किसी और की भी रेंज यहाँ पे आती हो। तो ये जो रेंजेस हैं ये एक दूसरे के ओवरलैप करती हैं। इसका एरिया कहता है कि यार मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मारूंगा, पिंक वाला कहता है मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मारूंगा, ग्रीन वाला कहता है मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस सारे एरिया में फायरिंग करूँगा। तो हर एक अपने 5 फुट के एरिया में मार रहा है, ये भी 5 फुट के एरिया में मार रहा है, ये भी 5 फुट के एरिया में मार रहा है, लेकिन इनके एरिया एक दूसरे से ओवरलैप भी कर रहे हैं। यानी ये वाला जो एरिया है यहाँ पे पिंक वाला भी मार रहा है, ग्रीन वाला भी मार रहा है, यहाँ ब्राउन वाला भी मार रहा है, पिंक वाला भी मार रहा है। वेरी सिमिलरली हर न्यूरॉन तकरीबन 5 सेंटीमीटर के एरिया को इनर्वेट कर रहा होता है, लेकिन स्किन के हर एरिया में एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स इनर्वेट कर रहे होते हैं। ओके ओके बात, जिस तरह के हम यहाँ पे देख रहे हैं पिंक वाले की रिसेप्टर फील्ड इतनी बड़ी सारी हो गई है। फिर अगर हम ग्रीन वाला न्यूरॉन देखें, हम समझ लो ये एक और न्यूरॉन है, ये उसके सारे नर्व टर्मिनल्स हैं, तो ये ग्रीन वाले की भी रिसेप्टर फील्ड इतनी बड़ी है। हर रिसेप्टर फील्ड में आप देख सकते हो दरमियान में नर्व फाइबर ज़्यादा है, साइड पर जाते जाओगे तो नर्व फाइबर की तादाद कम होती चली जाती है। फिर इसी तरह से ब्लू वाला भी कोई न्यूरॉन है, उसकी रिसेप्टर फील्ड जो है वो ये बन गई हमारे पास ब्लू वाले की रिसेप्टर फील्ड। तो आप देख रहे हैं कि जो रिसेप्टर फील्ड है एक दूसरे की ओवरलैप हो रही हैं। समझ रहे हैं बात को। अच्छा जी, ये हो गई हमारे पास ऑरेंज वाले की रिसेप्टर फील्ड। तो हमारे पास काफ़ी सारी रिसेप्टर फील्ड बन रही हैं। ये हो गई हमारे पास ब्राउन वाले की रिसेप्टर फील्ड। अब कितनी सारी ओवरलैपिंग होगी ना रिसेप्टर फील्ड्स में। लो जी, अब बात असल में ये है कि जब कोई स्टिमुलस की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करना शुरू कर देता है। क्या मतलब, एक स्टिमुलस है जी, यहाँ पे आया पेन, हल्की सी पेन आई, इस जगह पे आई हल्की सी पेन, यहाँ पे जो हल्की सी पेन आई ना उसने बस थोड़े बहुत इन नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट कर दिया। जब इन नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करेगा ये सारे नर्व फाइबर्स जो पिंक न्यूरॉन के हैं, यानी कि सिर्फ पिंक वाला न्यूरॉन जो है वो एक्साइट हो सकेगा, बाकी सारे मैसेजेस को नहीं लेकर देंगे। सही होगी बात। फिर एक पेन आई है जी इधर, जो एक थोड़ी बड़ी आ गई। अब ये जो पेन आई है ये ज़्यादातर ऑरेंज न्यूरॉन के फाइबर्स को स्टिमुलेट कर रही है, कुछ एक दो पिंक वालों को भी स्टिमुलेट कर रही है, एक दो ब्राउन वालों को भी स्टिमुलेट कर रही है। तो यानी कि ब्राउन वालों की हल्की फुल्की एक्साइटेशन होगी लेकिन ये एक्शन पोटेंशियल नहीं लेकर जा सकेंगे, पिंक वालों की भी हल्की फुल्की एक्साइटेशन होगी लेकिन ये एक्शन पोटेंशियल नहीं लेकर जा सकेंगे। हाँ, चूँकि ऑरेंज वाले के सेंटर के काफ़ी करीब है तो ऑरेंज वाला तो एक्शन पोटेंशियल लेकर जाएगा ही जाएगा। गुड होगी बात। अब हम कहते हैं जी एक बहुत ही ज़ोरदार किस्म की पेन, जब ज़ोरदार किस्म की पेन होगी ना तो उसका असर ऐसे होगा। अब यहाँ पे ब्राउन वाले के भी बहुत सारे रिसेप्टर्स को, बहुत सारे नर्व एंडिंग्स तक पैगाम पहुँच रहा है, ब्लू वाले की भी काफ़ी सारी तक पैगाम पहुँच रहा है और ग्रीन वाली भी काफ़ी सारी तक पैगाम पहुँच रहा है। तो होगा क्या, ये वाला न्यूरॉन भी मैसेज लेकर चला जाएगा, ये वाला न्यूरॉन भी मैसेज लेकर चला जाएगा, ये वाला न्यूरॉन भी मैसेज लेकर चला जाएगा। तो जब ज़्यादा पेन होती है, ज़्यादा नर्व एंडिंग्स स्टिमुलेट होती हैं और ज़्यादा नर्व एंडिंग्स के स्टिमुलेट होने से ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स मैसेज को लेकर जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है ये, अच्छा ये जो समेशन हुई है ना, ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हो गए हैं, देखो किसी की भी ज़्यादा टर्मिनल्स को एक्टिवेट किया तो पूरा न्यूरॉन एक्टिवेट हो गया, इसको कहते हैं स्पेशियल समेशन। सही की बात। लेकिन स्पेशियल समेशन और टेम्पोरल समेशन ये दोनों एट अ टाइम चल रहे होते हैं। यार देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। किस तरह से इंटरेस्टिंग है, देखो अगर मैं ब्राउन वाले के 10-12 को एक्टिवेट करूंगा तो ब्राउन वाले में थोड़ा सा रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप होगा और ये ब्राउन वाला थोड़े बहुत एक्शन पोटेंशियल्स को भेज देगा। लेकिन अगर मैंने ब्राउन वाले की काफ़ी सारे नर्व टर्मिनल्स को एक्टिवेट कर दिया तो जब एक न्यूरॉन के काफ़ी सारे नर्व टर्मिनल्स एक्टिवेट होंगे, इसका मतलब है इस न्यूरॉन के अंदर रिसेप्टर पोटेंशियल ज़्यादा डेवलप होगा। इसका मतलब है ये जो ब्राउन वाला है ये बहुत ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल भेजना शुरू कर देगा। तो जब कोई स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग होता है तो एक तो ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स मैसेज को लेके जाते हैं और दूसरा वो न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल लेके जाते हैं। तो ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं यानी कि स्पेशियल समेशन, और हर न्यूरॉन ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल लेके जा रहा है यानी कि टेम्पोरल समेशन। दोनों समेशन एट टाइम हो रही होती हैं और ब्रेन को पता चलता है कि ये स्टिमुलस कितना ज़ोरदार किस्म का स्टिमुलस है। गुड होगी बात। अच्छा जी, यहाँ पे वो यही वाली बातें कर रहे हैं, एबोराइजिंग फिब्रिल्स का जिक्र कर रहे हैं। ये फिब्रिल से मुराद है एक नर्व फाइबर के एंड पे जो एंडिंग्स बनी हुई है ना, इसको वो फिब्रिल्स कह रहे हैं। ठीक होगी ना बात। तो अगर मैं यहाँ पे उसको रीड कर दूँ, दस द स्ट्रॉन्गर द सिग्नल
द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल स्प्रेड टू मोर एंड मोर फाइबर्स, अ फिनोमेना कॉल्ड स्पेशियल स्टिमुलेशन। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा वो उतने ज़्यादा फाइबर्स तक फैलेगा, वो उतने ज़्यादा न्यूरॉन्स को इनर्वेट कर सकेगा। हो सकता है ब्राउन वाले को तो बहुत स्ट्रांगली इसने स्टिमुलेट कर दिया है, ब्लू वाले को भी बहुत स्ट्रांगली स्टिमुलेट कर दिया है, ग्रीन वाले को बहुत स्ट्रांग तो नहीं कर सका लेकिन थोड़ा बहुत किया है, तो हो सकता है ये भी एक दो एक्शन पोटेंशियल ले जाए। ये दो तो भाई एक्शन पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। गुड होगी बात, स्पेशल समेशन हो गई, दूसरी समेशन हो गई। लो जी आगे हम चलते हैं न्यूरॉन पूल्स की तरफ। वो बता रहे हैं कि न्यूरॉन के क्लस्टर्स हमारे नर्वस सिस्टम में मुख्तलिफ जगह मौजूद हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर आपका पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, वो पूरा एक न्यूरॉन्स का पूल है ना, तो एंटायर सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज़ अ पूल ऑफ न्यूरॉन्स। वेरी सिमिलरली ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ऊपर से लेके नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर है वो पूरा एक इट इज़ अ सिंगल पूल ऑफ न्यूरॉन्स। ये तो कुछ छोटे प्यूल्स भी होते हैं, बेसल गैंग्लिया है या थैलेमस है। अब थैलेमस इज़ ऑल्सो पूल ऑफ न्यूरॉन। ठीक होगी बात। ये अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज़ अ पूल ऑफ न्यूरॉन्स, थैलेमस इज़ अ पूल ऑफ न्यूरॉन, तो पूरे स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ अ पूल ऑफ, तो बहुत सारे पूल्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरोनल पूल की अपनी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होती है। किसी में एक्साइटिंग न्यूरॉन ज़्यादा होंगे, किसी में इनहिबिटिंग न्यूरॉन ज़्यादा होंगे, किसी के न्यूरॉन्स बड़े डायमीटर वाले होंगे, किसी के छोटे डायमीटर वाले होंगे। तो ज़ाहिर बात है अलग अलग नेचर्स हैं, इसीलिए तो अलग अलग फंक्शंस हैं। स्पाइनल कॉर्ड का कोई और फंक्शन है, ब्रेन का कोई और फंक्शन है, थैलेमस का कोई और फंक्शन है। तो हर पूल की अपनी अपनी नेचर होती है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो तकरीबन हर पूल में पाई जाती हैं। कुछ बेसिक नक्शे हैं जो तकरीबन हर पूल में पाए जाते हैं। हम उन नक्शों को डिस्कस करने लगे हैं, हम उन बेसिक चीज़ों को डिस्कस करने लगे हैं। सही होगी बात। तो स्टार्ट करते हैं जी, देखते हैं इन न्यूरॉन पूल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन न्यूरॉन पूल्स में न्यूरॉन्स किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। रिलेइंग ऑफ सिग्नल्स थ्रू न्यूरॉन पूल्स में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किस तरह इंटरेक्ट कर रहा होता है, इस चीज़ को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। लो जी देखो, अभी हमने एक बात की थी कि जब एक एक्सॉन किसी भी जगह से सेंसेशंस को रिसीव कर रहा होता है तो उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं और वो काफ़ी बड़े एरिया से सेंसेशंस को रिसीव करता है। इसीलिए हमने कहा था कि एक न्यूरॉन की ये जो पूरी होती है इसको क्या कहते हैं, रिसेप्टर फील्ड। ऐसी बात ही है ना। ऑलराइट, जब एक न्यूरॉन सेंसेशन कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट्स। ये बात तो आपको पता है ना कि सेंसेशन रिसीव करने के लिए हमारे पास, ये अगर मैं पकड़ लूँ, सेंसेशन रिसीव करने के लिए डेंड्राइट्स होते हैं और आगे भेजने के लिए एक्सॉन होते हैं। मैंने शायद गलती से इसको एक्सॉन कह दिया हो, तो मैं अपने वर्ड को वापस लेता हूँ। ये बेसिकली डेंड्राइट है क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो एक बहुत सारे डेंड्राइट स्प्रेड हुए हुए होते हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं, और जिन सारे जगहों से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं उस सारे को हमने कहा था कि ये इसकी रिसेप्टिव फील्ड है, कि ये इस सारी जगह से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर लेता है। अब जब इस सिग्नल को ले लेता है, सिग्नल को लेकर ये आगे जाता है, आगे जाके इसके एक्सॉन तो सिंगल ही होता है, लेकिन उस एक्सॉन की भी तो ब्रांचेज हैं, है कि नहीं। ये वाला एक्सॉन भी तो कितना स्प्रेड हो गया है। ये वाला एक्सॉन यहाँ वाले नर्व फाइबर्स को भी स्टिमुलेट करेगा, यहाँ वालों को भी स्टिमुलेट करेगा, यहाँ वालों को भी स्टिमुलेट करेगा। तो हर नर्व फाइबर काफ़ी स्प्रेड हो जाता है और काफ़ी सारे एरिया में अपने पैगाम को लेके जाता है। एक नर्व फाइबर जितने एरिया में अपना पैगाम लेके जाएगा, यानी जहाँ तक उसके एक्सॉन की ब्रांचेस फैली हुई होंगी, उस सारे एरिया को हम कहते हैं स्टिमुलेटरी फील्ड। यानी ये वाला न्यूरॉन इस पूरे एरिया में कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन कर रहा है। तो एक न्यूरॉन जिस सारी जगह से फाइबर्स को ले रहा है उस सारी जगह को कहते हैं रिसेप्टिव फील्ड, और एक न्यूरॉन जिस पूरी जगह पे पैगाम पहुंचा रहा है या आगे सिग्नल्स भेज रहा है उस पूरे जगह को क्या कहते हैं, स्टिमुलेटरी फील्ड। गुड हो गई बात। तो यहाँ पे वो आपको दिखा रहे हैं कि ये एक न्यूरॉन है, ये आके कितना फैल गया, डार्क ब्राउन वाला देख रहे हो, ये एक डार्क ब्राउन न्यूरॉन की ये पूरी उसकी स्टिमुलेटरी फील्ड है। ओके हो गई बात। तो ये हमें स्टिमुलेटरी फील्ड, रिसेप्टर फील्ड वाली बातें समझ में आ रही हैं। यार एक तो मैंने काफ़ी पहले डायग्राम बनाई थी, अगर वो अभी भी मेरे पास कहीं पड़ी हो तो सॉरी नहीं मिलती मुझे वो डायग्राम। ये रही, हाँ, इसमें काफ़ी सारे न्यूरॉन्स हमने ड्रॉ किए हुए हैं। अब देखो ये वाला जो न्यूरॉन है ना, ये पूरी इस न्यूरॉन की रिसेप्टर फील्ड है, ये इस सारी जगह से मैसेज को ले रहा है। सही होगी बात। और फिर आगे इसके एक्सॉन देखो, इधर भी फैल रहे हैं, इधर भी फैल रहे हैं, इधर भी फैल रहे हैं, इधर भी फैल रहे हैं। तो ये पूरा इस न्यूरॉन का स्टिमुलेटरी फील्ड आ गया। इस पूरी जगह को स्टिमुलेट कर रहा है ना, इस न्यूरॉन को भी स्टिमुलेट कर रहा है, इस न्यूरॉन को भी स्टिमुलेट कर रहा है, इस न्यूरॉन को भी स्टिमुलेट कर रहा है। गुड हो गई बात। ऑलराइट, अब रिसेप्टिव फील्ड में हमने एक बड़ी प्यारी सी बात की थी। हमने ये कहा था कि दरमियान में फाइबर्स ज़्यादा होंगे, जैसे जैसे पेरिफेरी में जाते रहोगे फाइबर्स की तादाद कम होती जाएगी। यार एक तो पेज इतने हो गए हैं गुम ही हो जाते हैं। ये रहा, ये आपको याद होगा हमने कहा था कि दरमियान में फाइबर्स ज़्यादा हैं और पेरिफेरी में फाइबर्स कम है। दरमियान में डेंड्राइट्स ज़्यादा हैं, साइडों में डेंड्राइट्स कम है। वेरी सिमिलरली जो स्टिमुलेटरी फील्ड होती है वो भी एक एक्सॉन की ऐसी ही होती है। सॉरी हाँ, एक एक्सॉन की ऐसी होती है कि ये एक्सॉन आ रहा है, ये इसकी ब्रांचेस स्प्रेड कर रही हैं।
दरमियान वाली जगह पे इसकी ब्रांचेस ज़्यादा होंगी और पेरीफ्रीज में इसकी ब्रांचेस कम होंगी। यानी जो न्यूरॉन इस न्यूरॉन के बिल्कुल सामने आएगा उसको तो ये पक्का स्टिमुलेट कर ही देगा, साइड वालों को थोड़ा बहुत स्टिमुलेट करेगा। गुड हो गई बात। ये वाली बात थी जो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई थी कि दरमियान में ज़्यादा होती हैं, प्रोग्रेसिवली फ्यूअर टर्मिनल्स एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर। इसके जिस जगह पे ये आ रहा है एग्जैक्टली वहाँ पे तो काफ़ी सारे हैं, दूर वाली जगहों पे थोड़े थोड़े फाइबर्स पहुँच पा रहे हैं। ऑल राइट, उसके बाद देखते हैं हम थ्रेशोल्ड एंड सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। अब बात बेसिकली क्या है, वो यहाँ पे एग्जांपल इस डायग्राम की डिस्कस कर रहे हैं। ये है हमारे पास नर्व फाइबर 1 और आगे ये हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं ABCD, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। अब ये जो नर्व फाइबर 1 मैसेज को लेके आ रहा है, इसने बहुत सारे सिनेप्सेस बनाए हुए हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन A पे, थोड़े बहुत B पे भी बनाए हुए हैं, ये देखो बस ये 1-2 ही जा रहे हैं, और चंद एक इसने C पे भी बनाए हुए हैं। तो जब इसमें एक्शन पोटेंशियल आएगा तो वो एक्शन पोटेंशियल A के अंदर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल चेंज लेके आएगा कि A के अंदर तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। यानी कि जब इसमें स्टिमुलस इंपल्स आएगी तो वो A के अंदर तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप करवा देगी, A के अंदर तो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा पोटेंशियल चेंज लाने में कामयाब हो जाएंगे। हम कहेंगे कि यहाँ पे सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, इसके आने से A को सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल रहा है और A तो आगे एक्शन पोटेंशियल को ले जाना शुरू कर देगा। गुड होगी बात। B को थोड़ा सा स्टिमुलस मिल रहा है, तो जब यहाँ से इंपल्स आएगी तो B एक्शन पोटेंशियल तो नहीं पहुँचाएगा, अलबत्ता थोड़ी बहुत एक्साइटेशन ज़रूर होगी B की, तो हम कहेंगे B इज़ फैसिलिटेटेड, B इज़ अ लिटिल बिट एक्साइटेड, लेकिन ये एक्साइटेशन थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुँच सकी। ये सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, या आप कह लो कि ये न्यूरॉन्स फैसिलिटेटेड है। इसी तरह C जो है, C भी थोड़ा बहुत फैसिलिटेटेड ज़रूर है, लेकिन पूरा एक्शन पोटेंशियल नहीं डेवलप कर सकेगा। ओके हो गया। वेरी सिमिलरली अगर आप इस नंबर 2 को देखें तो नंबर 2 में भी आपके पास ये पूरा स्प्रेड हो रहा है। जब नंबर 2 में इंपल्स आएगी तो वो इस D वाले को तो पक्की बात है यहाँ पे तो थ्रेशोल्ड अचीव हो जाएगा, तो D के अंदर तो सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हो ही जाएगा, लेकिन जो D के अलावा दूसरे वाले हैं वो फैसिलिटेट ही होंगे, वहाँ पे सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं होगा। ओके ओके भाई, ये बात भी समझ में आ गई। अब आप सोचेंगे कि यार ये जो C वाला है फिर ये किस लिए पैदा हुआ है, इसका ज़िंदगी का मकसद ही फैसिलिटेट होना है? नहीं भाई, जब कभी ज़्यादा पेन आया करेगी ना तो ये 1 भी इंपल्स लेके आएगा, 2 भी इंपल्स लेके आएगा, इसको कुछ एक्साइटेशन 1 की तरफ से मिलेगी, कुछ 2 की तरफ से मिलेगी, तो फिर हो सकता है दोनों की इंपल्स मिल के ये भी एक्साइट हो जाए। गुड हो गई बात। लेकिन एक और बात आपने ध्यान में रखनी है, ये जो डायग्राम है इट इज़ अ हाईली कंडेंस्ड वर्जन ऑफ अ रियल न्यूरॉन पूल। असल न्यूरॉन पूल में इस एक के आगे ऐसे 1-2 नहीं लगे हुए होते, कोई 1000 लगे हुए होते हैं। उन 1000 में से हो सकता है 100 को वो एक्टिवेट कर दे, बाकी 900 को फैसिलिटेट करे। जब इसमें कभी ज़्यादा स्टिमुलस आए तो वो 1000 में से 200 को एक्टिवेट कर दे। तो ये यहाँ पे तो उन्होंने बहुत स्क्वीज़ कर दिया, बहुत चंद एक न्यूरॉन्स आपको शो किए हुए हैं। यहाँ पे तो शो किया हुआ है कि जो C है ना, इसको सिर्फ नर्व 1 से मिल रहा है, नर्व 2 से मिल रहा है। हकीकत में C को पता नहीं कितनी नर्व से मिल रहा हो। वो जो हमने यहाँ पे एक एंटीरियर मोटर न्यूरॉन की डायग्राम देखी, देख रहे हो एक न्यूरॉन को कितने बेतहाशा फाइबर्स मिल रहे हैं। सही होगी बात। तो एक न्यूरॉन को बहुत सारे फाइबर्स मिल रहे होते हैं। तो ये वाली बात अपने कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी जेन में रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप समझो कि यार ये C वाला थोड़ा बेमकसद है, D वाला ज़्यादा मकसद वाला है। और नहीं भाई, कोई ऐसा भी होगा जो कि डायरेक्टली C को एक्टिवेट करता होगा, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होता कि इसके सामने ये वाला आता है, इसके सामने सैकड़ों होंगे, इसके सामने भी सैकड़ों होंगे, ये भी सैकड़ों से रिसीव कर रहा होगा, ये भी सैकड़ों से रिसीव कर रहा होगा। ये इस तरह का सिस्टम चल रहा होता है। गुड होगी बात। अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, ये 2 वाला आता है। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे जब ये 2 वाला आता है ना, तो इस 2 वाले के सामने ये 2 नहीं बल्कि सामने 1000 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। इनमें से 50 न्यूरॉन्स ऐसे हैं जिनको ये 2 वाला हमेशा एक्साइट करता ही करता है। तो हम कहेंगे ये जिन 50 को हमेशा एक्साइट करता ही करता है, तो ये है इसकी डिस्चार्ज जोन, कि जब भी ये आएगा तो ये इन न्यूरॉन्स को तो डिस्चार्ज करवा ही देगा। बाकी इसके पैगाम जा तकरीबन 1000 न्यूरॉन्स तक रहे हैं, लेकिन 50 को तो ये एक्साइट करवा ही देता है। और जो बाकी 950 न्यूरॉन्स हैं जिनको ये थोड़ा बहुत एक्साइट कर रहा है, हम कहते हैं कि वो इस 2 की फैसिलिटेटेड जोन है, कि 2 जो है वो उन सारी में फैसिलिटेशन कॉज करवा रहा है। अब यहाँ पे वो एक एग्जांपल शो कर रहे हैं। ये एक इनपुट नर्व फाइबर आ रहा है। जब ये नर्व फाइबर मैसेज को लेके आता है तो इन न्यूरॉन्स में तो पक्की बात है डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये कहलाती है इसकी डिस्चार्ज जोन। और ये जो साइडो वाले न्यूरॉन्स हैं इनकी बस फैसिलिटेशन ही करवा पाता है, तो इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड जोन। गुड हो गई बात। ये हमने एक एक्साइटेशन एग्जांपल देख लिया है। इसी तरह से हमारे पास इनहिबिशन ऑफ न्यूरॉन पूल भी हो सकती है, यानी कि कोई नर्व फाइबर आए और वो इनहिबिशन कॉज करे, एन मुमकिन है, कोई इसमें ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक होगी बात। फिर आगे आती है हमारे पास डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट्स और कन्वर्जेंस के कॉन्सेप्ट। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।